हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और दिन प्रतिदिन मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं भी आप ही की सफलता के लिए नित्य प्रतिदिन लगा हुआ हूं और किस तरह से आप नई ऊंचाइयों को छू सकें उसके लिए प्रतिदिन मेहनत करता हूं और ईश्वर से बस यही गुजारिश करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं अपने बच्चों को सफल कर पाऊं। और देखिए, कोई भी माँ के गर्भ से पढ़कर नहीं आता है, वो इसी जन्म में अपने आप को सफल करने का प्रयास करता है और बिना मेहनत के बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। और साइंस में खास करके कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और उस बातों को ध्यान रख के ही मैंने अपना जो अभी हमारी वस्तुनिष्ठ समाज विज्ञान आई है उसके किताब को मैंने लिखा है। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जितने भी टॉपिक्स हैं सबके एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मिश्रित करके एक सेट आपके सामने 25-25 क्वेश्चन का लाया है। ये आपको सफलता दिलाने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये तो एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं या मेरे बुक में अवेलेबल है, वो उससे आपको फायदा हुआ। क्योंकि देखिए, हम पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मेरा तो बस एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे किसी भी प्रकार से सफल हों और उसी सफलता में मैं लगा हुआ हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर, दिन प्रतिदिन आप और मेहनत करते जा रहे हैं। तो बच्चे, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए, क्योंकि आपसे मैं जुड़ा हुआ हूं। अगर आप सफल होते हैं तो मैं अपने जो ये कार्य मैं कर रहा हूं पढ़ाई का, उसमें सफल होऊंगा। तो बच्चे, खूब अच्छे तरीके से मेरा सेट आप प्रैक्टिस कीजिए और जहां आपको प्रॉब्लम बुझा रहा है तो जस्ट उस सेट के नीचे में OMR दिया हुआ है, उस पर एक बार कोड दिया हुआ, उसको स्कैन कीजिए और मेरे द्वारा कराया गया डिस्कशन से लाभ उठाइए। ये मैं केवल और केवल आपकी सफलता को धार देने के लिए, आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए बच्चे ये कर रहा हूं। चलिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारी बातें हमने कर ली, तो बच्चे, बस मैं एक ही बात करूंगा आपसे कि बच्चे पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा नशा है जो व्यक्ति को सफल तो बनाता ही बनाता है, साथ में समाज में एक नया पहचान भी दिलाता है। तो बच्चे, ये मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि कितना आवश्यक है बिहार के बच्चे जितने भी हम लोग हैं उसके, और जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उनका जॉब लेना। क्योंकि हम लोग क्या है, मिडिल क्लास से भी नीचे के, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं हम लोग। तो कितना ज़्यादा आवश्यक है आपकी पढ़ाई करना, और पढ़ाई एक ऐसा अस्त्र है जो आपको सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा बाबू। चाहे आप किसी तरह से पढ़े हों, ये कोई मायने नहीं रखता है। चाहे यूट्यूब से पढ़े हों, चाहे आप जिस भी बहाने पढ़े हों, लेकिन पढ़िए। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि बच्चे, कि देखिए, एक संतुलित पढ़ाई बहुत आवश्यक है आपको अपने जीवन को ऊपर ले जाने में। चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करके सीधे आते हैं प्रश्न पर। ये आज सेट नंबर 7 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत लाजवाब प्रश्न है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? ये देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित बोल रहा है, यानी कौन सा इसमें मैच्ड है। क्या है? मैच्ड है। बच्चे देख लीजिए कौन सा सुमेलित है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, मैं बार बार आपको बताता हूं कि भारत सरकार के IGMDP यानी इंटीग्रेटेड, ठीक है, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, IGMDP के तहत, ठीक है, ये क्या है, एकीकृत, ठीक है, आपको नियंत्रित मिसाइल विकास कार्यक्रम, एकीकृत, ठीक है, फिर क्या, एकीकृत हो गया, नियंत्रित हो गया, मिसाइल विकास कार्यक्रम। इसके तहत भारत सरकार का, ठीक है, मिसाइल विकास कार्यक्रम, यहां देखिए मिसाइल में लिख देता हूं इंग्लिश में, मिसाइल विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम के तहत आपको
बहुत सारे मिसाइल भारत सरकार के द्वारा बनाए गए। इस मिसाइल का नाम पहले मैं एक तरफ से बता देता हूं। ये देखिए, ये पटना है, PATNA। ये चारों मिसाइल आपको, पांचों मिसाइल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आपको यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, पी से पृथ्वी, याद रखिएगा, सतह से सतह, एकदम ध्यान में रखिएगा, सतह से सतह मिसाइल है कौन? ये पृथ्वी है, पी से पृथ्वी। फिर देखते हैं, ये ए से क्या हो गया? अग्नि, अग्नि, ये भी सतह से सतह मिसाइल है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ये क्या है आपका? अग्नि है, तो ये भी ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह मिसाइल है, एकदम ध्यान में रखिएगा। त्रिशूल, त्रिशूल है, ये क्या है? त्रिशूल है। जरा देख लेते हैं त्रिशूल, ये क्या होगा? तो ये भी सतह से वायु मिसाइल है, सतह से वायु, एकदम ध्यान में रखिएगा। सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है। नाग देखिए, ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, और ध्यान में रखिएगा एंटी टैंक मिसाइल है आपको, और ध्यान में रखिए इसको, क्या है भाई? तो एंटी टैंक मिसाइल है कौन? तो नाग है, एंटी टैंक मिसाइल है। और ये आ जाएगा आकाश, क्या है? आकाश है। और ये क्या है? तो एंटी टैंक मिसाइल है, तो कहां से कहां मार करेगा? सतह से सतह मार करेगा। और आकाश देखिए, आकाश क्या होता है? तो आकाश जो है, आपको ध्यान में रखिएगा बच्चे मेरे, कि आकाश जो है ये कौन सा मिसाइल है? तो ये आकाश जो है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो यहां सरफेस टू एयर कितने मिसाइल? दो। कौन कौन? त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल और आकाश। सतह से सतह कौन मार करेगा? तो पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि, एकदम याद रखिएगा। सतह से सतह, सतह से सतह पृथ्वी अग्नि, सतह से सतह पृथ्वी अग्नि, सतह से सतह पृथ्वी अग्नि, ठीक है। फिर एक देखिए, ठीक है, नाग, नाग एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, और 1 से 3 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, सतह से सतह, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? सतह से सतह मिसाइल होगा। एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल नाग को कहा जाता है। टैंक आया, बुम, उड़ गया, खत्म। अब देखिए, यहां पर वर्ड यूज हो रहा, पिनाका। क्या है पिनाका? तो ये देखिए, ये पिनाका, मैंने फोटो भी यहां लगा के रखा, ये पिनाका है भाई। तो ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है ये? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ध्यान में रखिएगा। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है इसको। और यह, ठीक है, याद रखिएगा, लॉन्चर कहा जाता है। यह एक मिनट में 12 रॉकेट को लॉन्च करता है। देख लीजिए ना, 3, 3, 6, 3, 9, 3, क्या हो गया? 12। 1 मिनट में कितना रॉकेट लॉन्च करेगा? 12 लॉन्च करेगा। तो भाई, पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अब एक तरफ से बात कर लीजिए, क्या होगा? पृथ्वी सतह से सतह, पृथ्वी सतह से सतह, और ठीक है, अग्नि सतह से सतह, ठीक है। फिर आइए नाग, एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल। फिर आइए त्रिशूल, सतह से वायु, आकाश सतह से वायु, 1 से 30 किलोमीटर रेंज और 1 से 12 किलोमीटर रेंज। त्रिशूल का 1 से 12 और आकाश का 1 से 30 किलोमीटर रेंज होगा। तो भाई, अब देखिए, त्रिशूल सतह से सतह काट दीजिएगा ना, सुमेलित नहीं है। पृथ्वी सतह से सतह काट दीजिएगा ना, ठीक है। एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल, ये सही है। पिनाका, ये देखिए, हल्का वायु युद्धक, ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो ध्यान में रखिएगा, पिनाका क्या है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। चलिए, तो शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नाग प्रति टैंक मिसाइल, सतह से सतह, वही बात मैंने लिखा है यहां भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? बच्चे, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर प्राप्त होता है? ये देखिए, ये हीट बजट है। कौन सा बजट है? हीट बजट है। यहां देखिए, उष्मा बजट है ये। क्या, कौन सा बजट है? उष्मा बजट है। जरा इस पर बात कर लीजिए। ये देखिए, सूर्य से जब ऊर्जा आता है पृथ्वी पर, तो उसका 51% पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत, ठीक है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है? तो याद रखिए बच्चे, 51%। कितना प्रतिशत? 51%। जरा मेरी बात को सुनिए, सूर्य द्वारा कितना प्रतिशत ऊर्जा आया पृथ्वी पर? 100%। कितना परसेंट? 100%। एकदम ध्यान में रखिएगा, जो मैं बातें बता रहा हूं, कि सूर्य से पृथ्वी तक जब उष्मा आती है, तो उसका 51% भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और यह ध्यान में रखिएगा कि सौर ऊर्जा, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत है। अब जरा देखिए इस पर, क्या कह रहे हैं कि जैसे ही पृथ्वी पर ऊर्जा आया, तो ध्यान दीजिएगा,
65%। और ये देखिए एल्बिडो, ठीक है, क्या हुआ, परावर्तित हो गया, कितना परसेंट, तो 35%, 65% आया। और 48% और 17% है, इट हेट इज रेडिएटेड, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड हो गया। यहां देखिए बाबू क्या हुआ, जरा मेरी बात को समझिए, 51% पृथ्वी तक आया, अवशोषित कर लिया पृथ्वी ने। और ये देखिए ये जो है, ठीक है, क्या बचा यहां पर, तो क्या बचा, तो 51 में से घटा दीजिए, तो ये देखिए इनकमिंग क्या हुआ, 65%, इनकमिंग कितना, 65% है। तो 65% में से 14% क्या हुआ, आपको अपर एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। तो 65% आया था, तो भाई साहब 65% आया था, तो 51% पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर लिया। 65 में से 14 घटाइए तो कितना परसेंट हुआ, 51% पृथ्वी ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। यहां भी 65% था। अब देखिए क्या बचा, तो भाई साहब ये 35% तो चला गया था, अब यहां से 14%, यहां देखिए 14% क्या हुआ कि 51% पृथ्वी द्वारा अवशोषित, अब यहां 14% जो है, ठीक है, 14%, 35 तो पहले ही था, कितना परसेंट था, 35% था, ध्यान दीजिएगा जरा, 35% था। और ठीक है 35% और 1% क्या हुआ, परावर्तित हो गया, 34 और 14 जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 48% ऊर्जा पुनः क्या होगा, परावर्तित हो जाता है। याद रखना है आपको कि 48 प्लस 17% रेडिएटेड होता है, कुल मिला के आउटगोइंग फिर क्या होता है, 65% हो गया, और 35% एल्बिडो के द्वारा वापस हो गया, तो कुल मिला के कितना परसेंट हो गया, 100% ऊर्जा हो गया। तो याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो 51%। एक चीज, दूसरी चीज क्या मैंने आपको क्या बताई थी कि यहां देखिए, ठीक है, कुल आया था कितना, 65% आया था, जिसमें से ठीक है आपको ये देखिए ये क्या हुआ, 35%, जैसे ही पढ़ा तो 35% एल्बिडो के द्वारा वापस हो गया जी, ठीक है, 35% क्या हुआ, एल्बिडो के द्वारा वापस हो गया। फिर देखिए 14% जो है वह जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जिसमें बादल हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, वहां पर वो क्या होगा, उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो ठीक है 14, फिर देखिए इससे भी 2% पुनः परावर्तित होगा, तो 2 1 3 हो गया, 14 प्लस 3 17 हो गया, 17 ये 48% भाग वापस जा रहा है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 48 प्लस 17 यानी 65% हो गया। आपको याद क्या रखना है, क्या क्या यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी पर जैविक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है, तो सूर्य होता है। पृथ्वी पर जब ऊर्जा आती है तो उसका कितना प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है, तो याद रखिए 51% भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित होगा, और फिर उसको पुनः परावर्तित भी पृथ्वी कर देता है, तो वो दूसरा मैटर है। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा का परावर्तन कौन करता है, या उष्मा का परावर्तन कौन करता है जो उस पर गिरता है, या प्रकाश का परावर्तन कौन करेगा, तो याद रखिए कौन करेगा, बर्फ करेगा, ठीक है। बर्फ जो है सबसे अधिक उष्मा का परावर्तन करता है। फिर मेरी बात को समझिएगा आप लोग, अब क्वेश्चन यह आता है कि कौन जो है सबसे अधिक ऊर्जा का या उष्मा का क्या करता है, अवशोषण करता है, तो हरे पत्ते, कौन करेगा, हरे पत्ते सबसे अधिक उष्मा का या ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है। पृथ्वी पर सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत किसको कहा जाता है, तो याद रखिए सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत किसको कहा जाएगा, तो भाई साहब सूर्य को कहा जाएगा। अब देखिए ऊपर से आया, क्या आया भाई, तो 52%, कितना आया, 52, जनरली 65% आता है, आ गया 65%। अब क्या होगा कि 14% आपको बादल बीच में है, वो एब्जॉर्ब कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पृथ्वी को कितना मिला, 51%, कितना मिला, 51% मिला। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कितना मिला, 51%, जिसमें से 1% जो है, 1% जो है तुरंत परावर्तित हो गया, 2% कुछ देर के बाद परावर्तित हुआ, तो कुल मिलाकर के कितना परसेंट हो गया, 48%। फिर ये एल्बिडो के द्वारा 14 पहले ही परावर्तित हुआ था, ठीक है। आपको जो आपका ऊपरी भाग है वो क्या था, अवशोषित, वहां 14 और ये 3 ले लीजिए 37, और कुल 48 कितना हो गया, तो 65%, 48 प्लस 17 कितना होता है, तो आपको 65%, और 65 प्लस 35 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 100%। कुल ऊर्जा कितना, 100%। फिर से सुनिए, ठीक है, सूर्य ऊर्जा आया और एब्जॉर्ब हो गया, क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। क्या आया नीचे, 65% नीचे आया, 35% तुरंत एल्बिडो के द्वारा वापस चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14% बादल, ठीक है, पृथ्वी पर गिरा, फिर आया, यहां से क्या होगा, तुरंत परावर्तित हो गया, कितना, तो 1%, फिर 2%, कुल कितना हो गया, 3%, 14 हुआ, 14 प्लस क्या हो गया, 3 17, फिर क्या हुआ, 48, तो 48 प्लस 17 क्या हुआ, 65। ये कुल उष्मा बजट होता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये देख लीजिए क्या मैंने किया है, सौर ऊर्जा का 51% भाग पृथ्वी को परावर्तित होता है। अंतरिक्ष में प्रकर्णित
30%, ठीक है, अंतरिक्ष में प्रकरणित तरंग 30% होता है, बादल द्वारा 17%, पृथ्वी तल द्वारा 6% और ऊपरी वायुमंडल द्वारा 7% होता है। जोड़ दीजिए 17, 36, 7 कितना हो गया? 30% हो गया। तो बच्चे ये ध्यान में रखनी है आपको जो मैंने बताया उतना ही बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मैं बार बार बताता हूं बच्चे, क्या बताता हूं कि देखिए कंप्यूटर एकदम ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन कहलाएगा? तो जन्मदाता याद रखिए चार्ल्स बेबेज। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज, एकदम ध्यान में रखिएगा। ये देखिए मैंने बताया है यहां पर, क्या क्या बताया है वो थोड़ी देर में मैं बता रहा हूं, चार्ल्स बेबेज। फिर आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता, पिछले भी डिस्कशन में मैंने बताया था, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता एल ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कौन होगा? तो याद रखिए कंप्यूटर का जन्मदाता होता है एल ट्यूरिंग। जन्मदाता हो जाएगा एल ट्यूरिंग, एल ट्यूरिंग होता है, एकदम याद रखिएगा एल ट्यूरिंग होगा। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल ट्यूरिंग। अब देखिए थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार? बल्ब का आविष्कार किया था, एकदम ध्यान में रखिएगा। कार्ल बेंज गाड़ी का निर्माण किया था। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम, कैसा कौन किसने? हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम याद रखिए, बम कितने प्रकार के? 3 बम कितने प्रकार के? मैं बार बार बताता हूं, बम कितने प्रकार के? 3। और सबसे पहले एटम बम, इसका निर्माण किया ओपेनहीमर ने। किसने किया? ओपेनहीमर ने। और इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। फिर देखिए दूसरा बम कौन होगा? हाइड्रोजन बम। और एडवर्ड टेलर और याद रखिए किस सिद्धांत पर? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन यानी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित है। फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, एकदम ध्यान में रखना है। और अंत में न्यूट्रॉन बम जो होता है बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, न्यूट्रॉन बम जो होता है याद रखिए सैमुअल कोहेन। किसने किया? सैमुअल कोहेन ने। और यह केवल जीव द्रव्य पर आघात करता है, यानी प्रोटोप्लाज्म पर इफेक्ट करेगा। यानी यह जो है आपका जो निर्जीव पदार्थ है उस पर आघात नहीं करता, केवल सजीव पदार्थ पर आघात करेगा। बच्चे ये देखिए कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है। क्या है? ये मॉनिटर है। ये क्या है? कीपैड है। क्या है? कीपैड है। और ये क्या है? तो ये है CPU। यहां पर क्या है? CPU है। और CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ये देखिए ये माउस है। माउस का निर्माण किसने किया? डगलस एंजलबर्ट ने। मैं बार बार बताता हूं, डगलस एंजलबर्ट, याद रखिएगा डगलस एंजलबर्ट ने किया था। और याद रखिएगा कि ये जो है कीपैड क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस? इनपुट डिवाइस। और ये देखिए बाहर निकल के आता है। यहां देखिए ये आपका मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर है। जब भी मॉनिटर कलर्ड होगा तो याद रखिएगा RGB पर आधारित होता है, लाल हरा नीला पर यह आधारित होता है। तो बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपका माउस का निर्माण किसने किया था? तो आपको माउस का निर्माण किया था डगलस एंजलबर्ट ने। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं? सिमन क्रे को। WW, ठीक है, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण टिम बर्नर्स-ली ने। याद रखिए ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है रे टॉमिल्सन। ईमेल रे टॉमिल्सन। हॉटमेल सबीर भाटिया। भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता याद रखिएगा क्या होगा? विजय भटकर को। मैं बताता रहता हूं आपको, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सिमन क्रे को। भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखना है इसको, विजय भटकर को। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एल एम ट्यूरिंग ने किया था। LN ट्यूरिंग ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का निर्माण किया था। जब भी विद्युत बल्ब के विषय में जानकारी आपको चाहिए तो आपको पता होगा कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। और ठीक है, टंगस्टन का जो है उसको W, और इसका याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस MP होगा। और यह जो है ठीक है उच्च तापमान, इसका प्रतिरोध भी उच्च होगा और उच्च तापमान पर यह पिघलता है। और ये क्या होगा? आपको इसमें जो गैस भरा जाता है वो अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। कौन सा गैस का प्रयोग करेंगे? अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? मेरी बात को समझिएगा, हेरी डिज़रायली ने।
हेरी बिजराइली ने किया। और स्टेनलेस स्टील, पहले स्टील देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, बार बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। स्टील जो होता है वह फेरस और कार्बन का, फेरस और कार्बन, कार्बन कितना परसेंट, तो 0.5 से 1.5% इसमें कार्बन होता है। और जब इसमें हम लोग क्रोमियम कितना, तो लगभग 10% से लेकर के 18% क्रोमियम डाल दीजिए, तो यह बन जाता है, क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील। कौन सा स्टील बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं कि जब फेरस और कार्बन को मिला दिया जाता है तो उसे स्टील कहा जाता है। जब फेरस और कार्बन में क्रोमियम को 10 से 18% मिला देते हैं तो वह स्टेनलेस स्टील होता है। और इसमें जब हम निकेल मिला देते हैं तो आपको चमकदार स्टील बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चमकदार बन जाएगा। आप चेहरा भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो जंग रहित स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो क्रोमियम का। किसका प्रयोग होगा, क्रोमियम का प्रयोग होता है। अब यहां देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा। जोसेफ एस्पर्डीन ने सीमेंट का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, तो सीमेंट का निर्माण किया था। एकदम याद रखना है, सीमेंट का निर्माण किया था। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड, फिर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, फिर क्या होगा, सिलिका, फिर देखिए क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, फिर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर देखिए इसमें एलुमिना और जिप्सम की कुछ मात्रा डालते हैं, CSO4 इंटू 2H2O डालते हैं। अब देखिए क्या क्या है, सीमेंट का निर्माण किसने किया, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सीमेंट जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड का, दूसरे नंबर पर सिलिका ऑक्साइड, तीसरे नंबर पर याद रखिए उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, एलुमिना और अंत में जिप्सम डालते हैं। सीमेंट में जिप्सम के प्रयोग से सीमेंट के जमने की दर क्या होगी, घट जाती है। क्योंकि सीमेंट का जमना आपको याद रखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहां क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां से उष्मा बाहर निकलता है तो इसको रोकना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है ठंडा करने के लिए। तो सीमेंट के अगर तेजी से जमेगा तो आपको क्रैक्स पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि स्टील फेरस और कार्बन का बना होता है। इस स्टील को स्टेनलेस बनाने में, यानी आपको जंग रहित बनाने में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो क्रोमियम का प्रयोग करेंगे। चमकदार बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो ठीक है, निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हेरी बिजराइली ने किया था। स्टेनलेस स्टील फेरस, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल मिश्रित होता है। इसमें 1.2% कार्बन एवं 10.5% क्रोमियम के आसपास होता है। तो एकदम याद रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए देखते हैं होलोग्राफी तकनीक। यहां देखिए, होलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। होलोग्राफी, आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि ये ATM है आपका, ATM, ठीक है, ATM, आप जो पैसा निकालते हैं वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये ATM है। प्लास्टिक कार्ड है, इसके ऊपर देखते होइएगा एक लोगो लगा रहता है जी, ठीक है, स्टिकर लगा होता है, ठीक है, स्टिकर लगा होगा। आप किताब खरीदते हैं उसके ऊपर देखिए, ठीक है, आपको एक स्टिकर लगा होता है। ये सब क्या है, ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। और ये लोगो होता है, क्या होता है, लोगो या स्टिकर बोलिए इसको। ये क्या होगा, होलोग्राम कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं, होलोग्राम कहा जाता है। तो जब भी होलोग्राम की बात करें तो होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है। ये सही है आपको। होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। सही बात है। आप ठीक है, आपको देखिएगा कि आपका जो ATM कार्ड है उसके ऊपर जो लगा हुआ है स्टिकर, उसको ऐसे ऐसे कीजिए तो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। यानी आपका उस पर क्या होता है कि जो ब्रांड होता है वो चिपका हुआ रहेगा, उस पर दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या है उस पर। होलोग्राम एक नए तरह का चित्र उस पर प्राप्त होगा। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, दृश्य भ्रम है, एकदम सही है। तो ये दोनों आपको क्या हो गया, सही हो गया। तो होलोग्राफी याद रखिए, होलोग्राफी तकनीक जो है 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोड्यूस करता है और उसको स्टोर भी करेगा। और ये क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ध्यान में रखना है इसको। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं क्या कहा मैंने। होलोग्राफी एक 3 आयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है, साथ ही यह एक दृश्य भ्रम है। यह प्रकाश के विवर्तन, एकदम ध्यान में रखिएगा, किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर कार्य करता है। एकदम बच्चे ध्यान में रखिएगा, यह प्रकाश के विवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपका जो, ठीक है, आपका जो होलोग्राफी तकनीक है वह किस सिद्धांत पर काम करेगा। तो होलोग्राफी तकनीक जो है वह याद रखिएगा प्रकाश के विवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि डेनिस गोबर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले होलोग्राफी तकनीक का विकास किया था और इन्हें 1943 में इसकी खोज के लिए क्या मिला, इन्वेंशन के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, होलोग्राफी 3 डायमेंशनल इमेज को डेवलप करने की एक विशेष प्रकार की तकनीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या है। आप इस तरह का सिलेंडर देखे होंगे, बार बार आपको देखिएगा कि इस तरह का सिलेंडर आपने देखा होगा, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है लिक्विफाइड गैस। क्या है, लिक्विफाइड गैस। ये सिलेंडर इस तरह से होता है, तो भरा हुआ रहता है सिलेंडर। चलिए ये क्या है, एलपीजी। क्या है, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और देखिए किसका मिश्रण होता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन यानी C4H10 का मिश्रण होगा, प्लस इसमें प्रोपेन भी होगा। यानी प्रोपेन को क्या बोलते हैं, C2, ठीक है। प्रोपेन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलिए, तो प्रोपेन बोलेंगे C2, ठीक है। क्या हो जाएगा, H, ठीक है, C2H6 हो जाएगा। और ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन और थोड़ा सा इथेन भी डाल दीजिए, इथेन का मिश्रण होता है। तो ये हो गया प्रोपेन, C3H8 प्रोपेन होता है और C2H6 क्या हो गया, इथेन हो गया। तो नॉर्मल ब्यूटेन पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या, ठीक है, आपको नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला मैंने C4H10 बताया, प्रोपेन C3H8 और देखिए इथेन C2H6, इथेन C2H6, इसका मिश्रण होता है। अब क्या करेंगे, तो उच्च दाब, किस पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर हम लोग इसको द्रवित कर लेते हैं। उच्च दाब और निम्न ताप पर हम क्या करेंगे कि, ठीक है, इसको एलपीजी, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये जितना भी कंपोनेंट्स है, नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन को हमने क्या किया, उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवित कर लिया और इसको सिलेंडर में भर दिए। किसमें भर दिए, सिलेंडर में। और जैसे ही सिलेंडर में भरेंगे, इसमें पाइप लगाएंगे, तो क्या होगा, यहां तो उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, बाहर की ओर निकलेगा लो प्रेशर पर। तो ये, ठीक है, किसके रूप में निकलेगा, गैस के फॉर्म में। भरेंगे किसमें, द्रव के रूप में। और ये किसके कैसे बदलते हैं, तो उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवित करते हैं इसको, उच्च दाब और निम्न ताप पर। मेरी बात समझिएगा, एलपीजी क्या होगा, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन क्या बोले, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब लंबा चेन, आइसो मतलब क्या हुआ, ब्रांच्ड चेन होगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन C4H10 और प्रोपेन C3H8 और इथेन C2H6 और इसमें हम थोड़ा सा इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं जो गंध के लिए होता है, C2H5SH होता है, C2H5SH इथाइल मरकैप्टेन होता है जो गंध के लिए इसमें डाला जाता है। और इसको उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवित करते हैं और इसको सिलेंडर में भरते हैं। और ध्यान में रखिएगा, सिलेंडर में इसको भरेंगे, इसे ही एलपीजी कहा जाता है। क्या कहेंगे, एलपीजी कहा जाता है। तो बार बार प्रश्न आएगा कि एलपीजी को हम कैसे भरते हैं, तो भाई साहब उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवित करके भरते हैं और जब बाहर निकलेगा तो गैस के फॉर्म में यह बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। उच्च दाब एवं निम्न ताप पर नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एवं इथेन को द्रवित कर सिलेंडर में भरा जाता है। और इसमें देख लीजिए, इसमें ठीक है, इसमें इथाइल मरकैप्टेन यानी C2H5SH का प्रयोग गंध के लिए किया जाता है। किसमें, तो सिलेंडर में। सिलेंडर में गंध के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग करते हैं। मिथाइल मरकैप्टेन कभी नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा, इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, चलिए देखते हैं क्या है। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहेंगे भैया इसको, तो याद रखिएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आपका जो शुक्रवाहिका होता है, ठीक है, वह सामान्य मार्ग से क्या होता है, बाहर निकलने का कार्य करता है। सामान्य मार्ग के लिए मूत्राशय, यहां देख लीजिए, सामान्य मार्ग के लिए क्या होगा, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के लिए सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है और इसे हम मूत्र मार्ग कहा जाता है। याद रखिएगा, वृषण में क्या होगा, वृषण में, ठीक है, आपको स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, स्पर्म का। टेस्टोस्टेरोन यहीं से स्रावित होता है। जरा देखिए इसको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां लगाया है। अब देखिए क्या क्या बातें यहां पर है जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है, मेरी बात को समझिएगा।
भाई साहब यहां समझिएगा मेरी बात को, क्या मैं कह रहा हूं। तो यहां देख लीजिए जरा, मेरी बात को समझिए, मैंने क्या क्या यहां पर किया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका से जुड़ी होती है, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है अधिवृषण इपिडायडिमिस। ये क्या होता है, ये कुंडलित नलिका होती है जिसमें शुक्राणु का परिपक्वन होता है। कल के सेट में आपको एक क्वेश्चन था कि शुक्राणु का परिपक्वन यानी मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहां होता है, तो इपिडायडिमिस में होता है। किसमें होगा, इपिडायडिमिस में होता है। और वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका क्या होगा, शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, तो यह क्षारीय द्रव स्रावित करता है जिससे शुक्राणु जीवित रहता है। मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले अधिवृषण, ये क्या होता है, तो याद रखना है कि शुक्राणु का परिपक्वन होगा। अधिवृषण यानी इपिडायडिमिस में क्या होता है, शुक्राणु का परिपक्वन। एक बात हो गया। दूसरा क्या कि शुक्रवाहिका में क्या होता है, तो शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए यह एक मार्ग प्रदान करता है। और एक और चीज होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि ये क्या होगा, ये क्षारीय द्रव बनाता है जो शुक्राणु को जीवित रखता है। अगर ठीक है प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होगा और यह क्षारीय द्रव साबित नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो शुक्राणु है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। याद रखना है कि शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु 30 बनने के बाद 30 दिन तक जीवित रहते हैं। कितने दिन तक, 30 दिन तक आपको जीवित रहता है। मेरी बात को समझिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पीछे आते हैं। ये जरा देखिए, मेरी बात को समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं आपको। ये भैया ये देखिए क्या है आपका, यहां देखिए क्या है, शुक्रवाहिका। अब जरा इसको समझिएगा मेरी बात को। तो आंसर आपको मैंने मरवा दिया है, ये क्या है, मूत्र मार्ग। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां पर इपिडायडिमिस है। अभी मैंने बताया आपको कि इसी में शुक्राणु का परिपक्वन होगा। शुक्राणु का परिपक्वन कहां पर, इपिडायडिमिस में। फिर मैंने बताया कि ये वास डिफरेंस है। क्या है, वास डिफरेंस है। और ये क्या होगा, शुक्राणुओं को, ठीक है, शुक्राणुओं को ये क्या करता है कि जगह देता है, ठीक है, जाने के लिए कहां तक, शुक्राशय तक। अब देखिए, ठीक है, आपको ये बातें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसका, तो वास डिफरेंस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एक और अंग था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये तो इपिडायडिमिस हो गया। यहां देखिए ये बाहर है, ये शरीर के बाहर रहता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, शरीर के बाहर इसीलिए रहेगा क्योंकि शुक्राणु आपको जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पर जीवित नहीं रह सकता है, जिसके कारण ये क्या होगा, बाहर रहता है। ध्यान में रखिएगा, ये कहां रहेगा, बाहर रहेगा। अब देखिए ये इसमें जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। और ये क्या है, टेल ऑफ इपिडायडिमिस है। और इसी के द्वारा क्या होगा कि आपका जो है, ठीक है, शुक्राणु बाहर निकलता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के विषय में मैं आपको बता रहा था कि देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, आपको यहां से एक क्षारीय द्रव निकलता है जो क्या करता है कि शुक्राणु को जीवित रखने का कार्य करता है। यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट, क्या है, ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो ये पोलियो है। ये देखिए बार बार मैं बताता हूं, पोलियो जब भी आता है तो ये पोलियो क्या होता है, पॉलीमिलाइटस वायरस से होता है। पॉलीमिलाइटस वायरस से कौन सा रोग होगा, मिलाइटिस वायरस से होता है। कौन सा रोग, तो पोलियो होता है बच्चे। क्या होगा, पॉलीमिलाइटिस वायरस से होगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और ये जो पोलियो वायरस है ये RNA वायरस होता है। कौन सा वायरस होगा, RNA वायरस होता है। ध्यान में रखिएगा, कौन सा वायरस होगा, RNA वायरस होगा। और ठीक है, आजकल क्या होता है कि पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। देखिए वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, सॉल्क ने इसका निर्माण किया था। मैंने बहुत विस्तार से इसके विषय में पिछले डिस्कशन में बताया था। ये देखिए सॉल्क ने इसका निर्माण किया था। पोलियो ड्रॉप्स ये किसने बनाया था, तो ये सेबिन ने बनाया था। किसने बनाया, सेबिन ने इसका निर्माण किया था। टाइफाइड आपको बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम टाइफी। ये देखिए डिप्थेरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये क्या होगा, गला को प्रभावित करता है। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। और प्लाज्मोडियम ये जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, यानी रक्त को प्रभावित करेगा, छोटी आंत को प्रभावित करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए बच्चे कितना आपको डाइवर्सिफाइड सवाल है। तो बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखिए कि अगर ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट दिया जा रहा है और ORV के फॉर्म में दिया जा रहा है,
ओरल दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ओरल वैक्सीन के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये कौन सा वैक्सीन है? तो ये पोलियो है। क्या है? पोलियो है। तो बच्चे इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आपको कि पोलियो बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ओआरपी ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। पोलियो मैंने बताया था आपको, पोलियो कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और पोलियो के वैक्सीन के बारे में और ड्रॉप्स के बारे में भी मैंने बता दिया। पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने की? सेबिन ने। पोलियो, ठीक है, आपको वैक्सीन किसने? जोनास साल्क ने। आपको मैंने बताया डिप्थेरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है और ये गला को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? गला को। याद रखिएगा, गला को प्रभावित करेगा। सैल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखनी है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बिलियन में, देखिए एकदम डाइवर्सिफाइड सवाल, मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए इसकी बुक की जो खासियत है वो क्या है, तो डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक के प्रश्न हैं सारे। तो यहां देखिए 1 बिलियन में जल के 150 मिलीलीटर के साथ अल्कोहल के 50 मिलीलीटर मिश्रित किए गए हैं। तो आपको पता है कि हमको क्या निकालना है? विलयन का सांद्रण। और कई बार मैंने इस तरह के प्रश्न बनाए हैं। विलयन का सांद्रण प्रतिशत, भैया सांद्रण प्रतिशत क्या होगा? तो ठीक है, क्या होगा? यहां देखिए विलय की मात्रा, विलय इसमें अल्कोहल है, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटे क्या हो गया? विलयन की मात्रा होगी। ध्यान में रखिएगा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा होगी। तो अब देख लीजिए विलय की मात्रा कितनी? 50 और विलयन की मात्रा क्या? पहले तो जल 150 और ठीक है, ये देखिए विलायक और क्या हो गया? विलायक प्लस क्या हो गया? विलय हो गया। विलायक प्लस विलय गुना क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। प्रतिशत निकाल रहे हैं आप। क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत। तो भैया क्या हो जाएगा? यहां देखिए तो 50/200, 50/200 गुना 100 तो निकल गया 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कितना हो गया? बी नंबर आंसर हो गया। देखिए मैंने क्या किया? विलयन का सांद्रण प्रतिशत निकाला तो विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। और विलयन किससे बनता है? तो विलायक और विलय दोनों से बनता है। विलायक और विलयन, विलायक और विलय दोनों से बनता है, क्योंकि विलयन जो होता है उसमें ठीक है उसके 2 भाग, पहला क्या? सॉल्यूट, दूसरा क्या? सॉल्वेंट। जिसमें घुला होगा उसे सॉल्वेंट यानी विलायक, जो घुला होगा उसे विलय कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? तो 25% इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, वही बात मैंने यहां डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका, अब देखिए बच्चे को कितने उम्र पर दिया जाता है? तो भाई साहब टीका के विषय में बात कर रहा है। तो पहला 3 महीने, ठीक है, ट्रिपल एंटीजन, पहला ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी का टीका आप दे रहे हैं। डीपीटी का टीका दे रहे हैं। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस है। ये क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, यहां देखिए डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया। और ये देखिए ये पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ? पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, एकदम ध्यान में रखिएगा, पर्ट्यूसिस हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा? टिटनस हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम टिटेनी के कारण होता है। पर्ट्यूसिस इसको हुपिंग कफ भी कहते हैं। और डिप्थीरिया ये क्या होगा? तो ये जो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण होता है। तो डिप्थीरिया किसके कारण? तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के कारण पर्ट्यूसिस, ठीक है। ये जो है आपको ये भी क्या है? हुपिंग कफ है, बैक्टीरियल डिजीज है। टिटनस ये भी क्या है? आपको बैक्टीरियल डिजीज है और आपको माइकोबैक्टीरियम टिटेनी के कारण होता है। तो डीपीटी का टीका जो है वो 3 महीने के भीतर दिया जाता है। और जब भी टीका की बात करते हैं, जो एंटीजन है, क्या है? एंटीजन है, यानी बाहर से शरीर के अंदर किसी पदार्थ को प्रवेश कराया जाता है जिसके विरुद्ध शरीर जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और ये जो है ठीक है क्या बनाएगा? तो ये जो है टी लिम्फोसाइट्स का विकास करता है, जिसके कारण आपका शरीर जो है किसी रोग के प्रति आपको प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लेता है, जिससे आपको वह रोग नहीं लगेगा। तो पहला टीका ट्रिपल एंटीजन कितने उम्र में दिया जाता है? तो 3 महीने में बच्चों को दिया जाता है। और ये ट्रिपल एंटीजन क्या होता है? तो डीपीटी है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और क्या हो गया? टिटनस हो गया। चलिए बच्चे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को 3 महीने की उम्र पर दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन में डीपीटी होता है। डीपीटी डिप्थेरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को ही हुपिंग कफ कहते हैं, के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एड्स किसके कारण होता है? भाई साहब एड्स, जरा इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं।
AIDS, एड्स। और ये क्या है? ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी साइंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी साइंड्रोम इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी साइंड्रोम कहा जाता है। और यह रेट्रोवायरस के कारण होगा, रेट्रोवायरस के कारण होगा। और यह रेट्रोवायरस आरएनए वायरस है। कौन वायरस है? आरएनए वायरस है। इसके चेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलिजा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। कौन सा टेस्ट? एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे का प्रयोग करते हैं। और यह ठीक है आपको क्या करेगा? तो यह करेगा टी सेल को प्रभावित करता है, टी सेल्स को प्रभावित करता है, टी सेल्स को प्रभावित करेगा, सेल्स को, टी सेल्स को प्रभावित करता है, यानी टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, प्रभावित करेगा, टी सेल्स को प्रभावित करता है। और आपकी प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित करता है। और आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई जी? कमजोर हो जाता है, यानी वीक पड़ जाएगा। तो अब जरा देखिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और यह रेट्रोवायरस के कारण होता है। इसे आरएनए वायरस भी कहा जाता है। और यह इसका टेस्ट किसके द्वारा कराया जाता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के द्वारा, HTLV3 वायरस के द्वारा क्या होगा? एड्स होगा। अब देखिए, कैंसर मैंने बार बार बताया है कि ये किस जीन के कारण होता है? तो ओन्को जीन के कारण होता है। कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियम ये बैक्टीरिया है। और ये TMV पहला खोजे जाने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो टोबैको मोजाइक वायरस है। टोबैको मोजाइक वायरस है, याद रखिएगा। ये तंबाकू के मोजाइक वायरस है और ये तंबाकू के पौधे पर खोजा गया था। तो ध्यान में रखिए TMV। तो क्या हो गया? 11 का बी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर होगा। जरा देख लीजिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किस वायरस के कारण? रेट्रोवायरस के कारण। ये कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। एड्स का पता लगाने के लिए क्या होगा? तो एलिजा टेस्ट करेंगे। यह किसको प्रभावित करेगा? तो टी सेल्स को प्रभावित करेगा। यह प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, वही बात मैंने यहां लिखी, याद रखिएगा कि यह यौन जनित रोग है। एड्स कौन सा रोग है? तो यौन जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ग्राम कार्बन, भैया 3 ग्राम कार्बन, ये देखिए 3 ग्राम और ठीक है कार्बन है और प्लस 8 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन मिलकर के बना रहा है क्या? 11 ग्राम CO2 बना रहा है। 11 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो मास कंजर्वेशन थ्योरी देखिए, 3 + 8 क्या हो गया? 11 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 ग्राम कार्बन और ठीक है आपको कितना ग्राम? वो बोलते हैं क्वेश्चन में कह रहा है नीचे में 3 ग्राम कार्बन, तो 3 ग्राम कार्बन और कितना ग्राम ऑक्सीजन? तो 50 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा? तो 53 ग्राम बनाएगा। किसको? 53 ग्राम बनाएगा CO2 को, क्योंकि मास कंजर्वेशन थ्योरी यहां लागू हो रहा है। ये देखिए 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाएगा? तो भाई साहब ये 3 + 50 कितना हो गया? 53 ग्राम, अरे 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। मास कंजर्वेशन थ्योरी है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर मैं इसको बना रहा हूं। डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने, तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया? क्योंकि भाई तो जब भी कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होता है और यह मास कंजर्वेशन थ्योरी पर बेस्ड होता है। इसीलिए 3 ग्राम कार्बन को जब हमने 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया तो कितना ग्राम होगा कार्बन डाइऑक्साइड? तो 50 + 3 यानी 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो वही बात मैंने यहां किया, 3 ग्राम कार्बन + 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और यहां थोड़ा सा देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? तो कार्बन ऑक्सीजन में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और इसका काम देखिए, मैं बार बार बताता हूं कि वायुमंडल में 0.03% खाद्य पदार्थ को क्या बनाएगा? स्पंजी। खाद्य पदार्थ स्पंजी बनाने का कार्य करता है, स्पंजी बनाएगा। ठीक है, कार्बोनेट ड्रिंक्स में पृथ्वी को गर्म करने में खाद्य पदार्थ स्पंजी बनाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बनाता है। और देखिए पृथ्वी को गर्म करता है, पृथ्वी को
गर्म करता है कौन? तो पृथ्वी को गर्म करने का कार्य कौन करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। अब जरा देखिए यहां पर देख लीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होगा? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो इस क्वेश्चन को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। 3 ग्राम प्लस 50 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लेबोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेबोजियर ने दिया था। तो ध्यान में रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है बच्चे। चलिए देखते हैं, शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है? तो देखिए मैंने यहां लगा भी रखा है फिगर, क्या? टॉन्सिल। क्या होगा इसका आंसर? टॉन्सिल। लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। देखिए जैसे ही आपके शरीर में कोई भी, ठीक है, आपको इन्फ्लेमेटरी एजेंट प्रवेश करेगा, यानी ठीक है शरीर को प्रभावित करने वाले कारक प्रवेश करेंगे, तो आपका ये जो टॉन्सिल है ये क्या होगा? आपको ये देखिए दोनों भाग में ये क्या है? उल्वा है और ये टॉन्सिल है। तो ये क्या होगा? आपका टॉन्सिल क्या होगा? बढ़ जाएगा, स्वेलन हो जाएगा और ये लाल लाल कलर का हो जाएगा। किस कलर का होगा? लाल कलर का हो जाएगा। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अभी कोरोना में टॉन्सिलाइटिस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना जो अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें कोरोना में भी टॉन्सिलाइटिस एक प्रमुख कारक है, क्योंकि जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, किसी भी प्रकार का आपको स्वेलन हो गया, यहां पानी पीने में दर्द, खाना खाने में दर्द या किसी प्रकार का दर्द शुरू होता है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई एजेंट जो है, ठीक है, वो रोग कारक एजेंट आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है। यानी आपका सबसे पहले प्रभावित कौन होगा? टॉन्सिल होगा। और इसी को देख करके डॉक्टर पता करता है कि कोई ना कोई, ठीक है, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, तो ये पुलिस गार्ड का काम करता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है कौन? ये है आपका त्वचा है। यकृत, ध्यान में रखिएगा, यकृत जो है लीवर ये क्या करता है? तो ये, ठीक है, आपको यूरिया, याद रखिएगा, यूरिया के निर्माण में सहायक बहुत सारा कार्य करेगा यकृत। यहां से पित्त रस निकलता है जो पित्ताशय में एकत्रित होगा, जो भोजन को क्या करता है? ध्यान में रखिएगा, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लीवर। और याद रखिएगा कि अल्कोहल को निर्विषण करता है कौन? तो आपका यकृत करता है, निर्विषण करेगा, उसको विषरहित कर देता है। ल्यूकोसाइड क्या होता है? तो ल्यूकोसाइड आपको पता है, ल्यूकेमिया, यानी ल्यूकोसाइड जो है डब्ल्यूबीसी होता है। यह भी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। तो ये बातें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? शरीर का पुलिस गार्ड टॉन्सिल कहलाता है। यह शरीर को संक्रमित जीवों या पदार्थों से बचाता है। डब्ल्यूबीसी शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। व्हाइट ब्लड कर्पुसल्स, मैंने बताया है आपको। पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है? तो भाई साहब मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए शरीर के अंदर जब भी वैक्सीन दिया जाता है तो वैक्सीन क्या होता है? ये एंटीजन होगा। क्या होगा? एंटीजन होगा। इसके विरुद्ध हमारा शरीर है, ये क्या है? शरीर है। हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हमारे शरीर ने कर लिया। जब भी उस तरह के रोग के कीटाणु हमारे शरीर में, रोगाणु प्रवेश करेगा, तो उस रोगाणु को खाने के लिए ये जो है एंटीबॉडी क्या करेगा? फेगोसाइटिक नेचर का हो जाएगा और उस रोगाणु को खा जाने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और प्रतिजैविक, ये देखिए ये क्या है? प्रतिजैविक ये क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक है। और ये क्या करेगा? एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक जो है आपको कीटाणु, बोलते जीवाणु को मारने का कार्य करता है। जीवाणु को प्रभावित करने का कार्य करेगा कौन? आपको एंटीबायोटिक करेगा। पहला एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया है, क्या है? पेनिसिलिन है। कौन है? पेनिसिलिन, और जिसका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पहले भी मैंने बताया है आपको विस्तार से इसके विषय में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। वही बात बता रहा हूं कि पोलियो टीकाकरण में प्रतिजन को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इसके विरुद्ध शरीर प्रतिपिंड का निर्माण कर लेता है। पोलियो वायरस जनित रोग है। कौन सा है? पोलियो वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट देखिए, कैलिफोर्नियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य, यहां देखिए कैलिफोर्नियम है, ठीक है। परमाणु संख्या कैलिफोर्नियम का कितना? 98, याद रखिएगा 98। और जो भी तत्व की परमाणु संख्या 89 से 103 के बीच होता है उसे हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स कहते हैं। और सभी एक्टिनाइड्स क्या होगा? तो ये रेडियो सक्रिय तत्व होगा। कौन सा तत्व होगा? रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ध्यान में रखिएगा कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन होगा? तो 89 से 103।
क्लोरीन, जिसे हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। और कैलिफोर्नियम, ये देखिए एक्टिनियम क्या होगा, एक्टिनियम और लॉरेंसियम के बीच में आपको कैलिफोर्नियम आता है और ये एक्टिनाइड्स है। और जब भी अक्रिय गैस की बात आती है तो ये देखिए 18वें वर्ग का तत्व, किस वर्ग का, 18वें वर्ग का तत्व जो है, 18वें वर्ग का तत्व ये क्या कहलाएगा, तो अक्रिय गैस कहलाएगा, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन आता है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन होगा, तो रेडॉन होगा। और आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन होगा, तो आर्गन होता है। क्या होता है, आर्गन होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए लेंथेनाइड्स के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लेंथेनाइड जो है 57 से 71 तक के जो तत्व होते हैं उसको आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन सा ब्लॉक है भाई, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी एफ ब्लॉक तत्व होता है। तो याद रखिएगा कैलिफोर्नियम जिसकी परमाणु संख्या 98 है, यह एक्टिनाइड सदस्य, एक्टिनाइड का सदस्य है। और हेलाइड आपको पता है, हेलोजन, हेलोजन क्या है, तो यह वर्ग 17 का तत्व है, वर्ग 17 का तत्व, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये क्या है, अक्रिय गैस है। और रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस कौन होगा, तो एस्टेटिन होगा। फ्लोरीन, याद रखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की, तो फ्लोरीन की होती है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है जो मैं बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। कैलिफोर्नियम परमाणु संख्या 98, 89 से 103, कौन सा तत्व, एक्टिनाइड्स, और ये क्या होगा, रेडियो सक्रिय तत्व होगा। और लेंथेनाइड्स कहां से कहां तक, 57 से 71, 57 से 71, याद रखिएगा। ये कहां पर, छठे वर्ग का 57 से 71, छठे आवर्त का 57 से 71, छठे आवर्त का 57 से 71 और 7वें आवर्त का 89 से 103 तत्वों को नीचे रख दिया गया आवर्त सारणी के, जिसे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। बच्चे चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देख लीजिए, इसमें वही बात मैंने यहां लिखा है, कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड समूह का सदस्य है, इसकी परमाणु संख्या 98 है। एक्टिनाइड 89 से 103 परमाणु संख्या वाला तत्व होता है और ये रेडियो सक्रिय होता है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन भाई, एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, 0.025 सेंटीमीटर है। और उस तार का प्रतिरोध, ये देखिए R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर रो एल बाय, कई बार मैंने चर्चा किया कि देखिए प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई का समानुपाती, प्रतिरोध जो है चालक तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे, R बराबर रो एल बाय होता है। और ध्यान में रखिए यहीं से रो निकाल लीजिए, R इंटू ए अपॉन एल। और यहां देखिए प्रतिरोध का मान कितना भैया, ये देखिए प्रतिरोध है, ओम है, प्रतिरोध है और इसका मान 1.50 है ओम। ये देखिए R, और ये क्या हो गया A, और ये क्या हो गया L। चलिए सबका मान पुट कर देते हैं भाई इसमें, ठीक है। R का मान 1.5 गुना A का मान कितना, तो 0.025 बटे क्या हो गया 80, गुना भागा कर लेंगे, निकल जाएगा 0.0000469 ओम सेंटीमीटर। याद रखिए ओम सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी कहते हैं। और याद रखिए रेसिस्टिविटी का मान किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले तापमान पर निर्भर करेगा। और किस पर निर्भर करेगा, तो इस और निर्भर करेगा प्रकृति पर, किस पर, नेचर पर। तो रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता का मान तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि प्रतिरोध का मान जो है वह चालक तार की लंबाई, चालक तार के क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि आपको प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। वही बात मैंने यहां कैलकुलेट कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग क्या होगा, तो आपको पता है कि पृथ्वी पर पलायन वेग, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर पलायन वेग, तो वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से हम क्या भेज देते हैं, वह अंतरिक्ष में भेज देते हैं, पुनः वह पृथ्वी पर नहीं आता है, उस वेग को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होगा, तो √2gr होगा, gr + h कर दीजिए। यानी यहां देखिए g तो गुरुत्वीय त्वरण है और r + s, यानी
ये क्या है, तो ऊंचाई है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित करेंगे। तो पृथ्वी पर पलायन वेग निर्भर करेगा, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान √2gr होता है। जी इंटू आर प्लस एच होगा और इसका मान याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने क्या किया है, तो 2 पलायन वेग का मान √2gr होता है। gr पृथ्वी के तल पर की बात कर रहे हैं तो gr होगा। यहां r क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो दो कारकों पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर और r पर निर्भर कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण पर और r पर निर्भर करेगा। पृथ्वी के तल पर मैंने जैसा कि बताया कि पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। और अगर हम बात करें सूर्य पर पलायन वेग क्या होगा, भाई साहब सूर्य पर पलायन वेग क्या होगा, तो याद रखिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड बाह्य तल पर। और जबकि आंतरिक में क्या होगा, तो आंतरिक में 617 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो सूर्य के ठीक बाह्य परत पर पलायन वेग 42 किलोमीटर और आंतरिक में क्या होगा 617 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा क्या है, आपको बहुत बड़ा गोला है गैस का। और चूंकि आंतरिक तल में आपको क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन के रहने का मुख्य कारण यह है कि वहां पर पलायन वेग का मान बहुत अधिक होता है। चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बहुत बहुत कम होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि जितना भी गैस है सब क्या होगा, पलायित हो जाएगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। वही बात मैंने यहां लिखा है, पृथ्वी पर पलायन वेग उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं। पलायन वेग v बराबर √2g इंटू आर प्लस एच होगा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान मैंने क्या लिखा है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्या है भाई, ये ट्रांसफार्मर है भाई। क्या है, ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर जब भी चर्चा कीजिए तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारी बातें आती हैं। चलिए पहला चीज क्या होगा, तो ये अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या, कि यह जो है विभव के मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा। धारा के मान को क्या करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा। ये देखिए, विभव अगर बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा, विभव अगर घटेगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ठीक है, ऊंचाई, ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता ऊंचाई और दूसरा होता है क्या, अपचाई। एक होता ऊंचाई, दूसरा क्या होगा, अपचाई होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां देखिए, विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, धारा का मान घट जाएगा ऊंचाई में। ठीक है, ऊंचाई में विभव का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा। जबकि अपचाई में, यहां देखिए, अपचाई में क्या होगा, स्टेप डाउन में क्या होगा, विभव का मान घटेगा जबकि धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ जाती है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है। वोल्टा का मान क्या होगा, तो वोल्टा का मान घटता है। और धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहां देखिए, ये एक कॉइल है, ये क्या है, एक कॉइल है, और ये क्या है, दूसरा कॉइल है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर को हम पटलित किया जाता है। ये देखिए, पटलित किया जाता है क्योंकि भंवर धाराओं का मान कम हो, एडी करंट का मान कम हो, इसलिए इसको पटलित करते हैं। और यह किस सिद्धांत पर काम करेगा, अगर क्वेश्चन में ये रहेगा अन्योन्य प्रेरण, तो पहले अन्योन्य प्रेरण मारेंगे, नहीं रहेगा स्वप्रेरण मारेंगे, नहीं रहेगा क्या मारेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मारेंगे, तीनों रहेगा तीनों मारेंगे। याद रखिएगा, तीनों अगर ऑप्शन में है तो तीनों मारिए। यानी आपका ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और यह ध्यान में रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार का होगा, स्टेप अप यानी ऊंचाई, विभव बढ़ा दिए, धारा का मान घट गया, और एक होता अपचाई, स्टेप डाउन, विभव घट गया, धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। वही बात मैंने यहां लिखा, अपचाई ट्रांसफार्मर में विभव का मान घट जाता है, में विभव का मान घट जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और सारी बातें मैंने वही लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, जब 10⁶ छोटी छोटी बूंदे, भैया ये छोटी छोटी बूंदे हैं, ये आपस में मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो क्या होगा, ताप का मान बढ़ जाता है। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि छोटी बूंद का पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और पृष्ठ तनाव तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बड़ी बूंद का आपको पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता तापमान के, तो तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां एकदम
देखिए मैंने क्या कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट को पकड़िए। क्या कह रहा हूं मैं कि जब छोटी छोटी बूंदें, याद रखिए छोटी छोटी बूंदों, जितना बूंद छोटा उतना पृष्ठ तनाव का मान अधिक होगा, जितना बड़ा बूंद उतना ही पृष्ठ तनाव का मान कम होगा। तो जैसे ही बूंद आपस में मिलेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाएगा, तापमान का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ है नहीं है बच्चा। पृष्ठ तनाव याद रखिएगा, जल बूंदों का गोलाकार होना, वर्षा बूंदों का गोलाकार होना, और ठीक है पारा की बूंदों का गोलाकार होना, आपको गर्म होने पर खाना का स्वादिष्ट लगना, चाय का स्वादिष्ट लगना, गर्म पेय का स्वादिष्ट लगना, ये सब किसकी वजह से, आपको पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि पृष्ठ तनाव जब भी जितना छोटा बूंद होगा उतना ही अधिक पृष्ठ तनाव का मान अधिक होगा। जब वह बूंद मिल करके क्या होगा, बड़ा बूंद का निर्माण करेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाएगा और तापमान बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाता है। घनत्व यहां क्या है, तो घनत्व होता है द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा डेंसिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये देखिए, जब 10⁶ छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का ताप बढ़ जाता है। बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। घनत्व द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। 75 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य, ये यू दिया हुआ है भाई या डब्लू दिया हुआ है, ये आवेश दिया हुआ है, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो विभव निकालने के लिए यानी भी निकालने के लिए बोल रहा है। आपको पता है विभव भी बराबर क्या होता है, विभव भी बराबर क्या होगा, तो विभव भी बराबर विद्युत ऊर्जा बटे आवेश। विद्युत ऊर्जा बटे क्या होगा, आवेश होता है। विद्युत ऊर्जा बटे आवेश होता है। कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं है। यू बटा क्यू कर लीजिए ना, यू का वैल्यू कितना है, तो 12.5, और ठीक है आपको कुल क्यू का वैल्यू कितना है, 75 निकाल लीजिए, निकल जाएगा 0.166 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा 0.166 वोल्ट। अब देखिए विभव क्या होता है, तो एक कूलम्ब आवेश को ठीक है आपको अनंत से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जितना वर्क डन कर किया जाता है उसे ही विभव कहा जाता है। विभव को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, याद रखिएगा अनंत होता है, और वोल्टमीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा, ये वही मैंने किया है सारा कुछ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाला पदार्थ वाला होता है। देखिए जहां आपको अधिक ठंड होगा और जहां पर आपको क्या होगा, शंकुधारी बन पाए जाएंगे, वहां पर आपको क्या हो जाएगा कि आपको भूमि अम्लीय होगी। और भूमि अम्लीय होगी तो ध्यान में रखना है कि पीएच मान जो है वो क्या होगा, 7 से कम हो जाएगा। 7 से क्या होगा, कम हो जाएगा। और ऐसी भूमि में जो वन या बायोम होता है वो शंकुधारी वन होता है। देखिए चपरल वन जो होता है वहां पर आपको वर्षा बहुत कम होता है, और ऐसे वनों में चपरल वनों में जेरोफाइट्स यानी रेगिस्तानी पादपों का उद्भव होता है। उसमें कटिबंधीय वर्षा वन में क्या होगा, तो यहां पर जो है न तो मिट्टी जो है अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। यहां सामान्य मृदा पाई जाती है जिसका पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 के बीच होता है। तो ध्यान में रखिएगा, किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाला होता है, शंकुधारी वन होगा। कौन सा वन होगा, शंकुधारी वन होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए शंकुधारी जीवोम की भूमि क्या होगी, अम्लीय तथा ठीक अल्प खनिज वाली होगी। और मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपको अम्लीय भूमि होगी तो उसको खेती योग्य बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह भूमि के ठीक अम्लीयता को समाप्त कर देता है। चपरल बायोम शुष्क क्षेत्रों में होता है जहां 10 से 40 इंच के बीच वर्षा वर्ष भर होती है। यहां रेगिस्तानी पौधे उगते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए तो ये बातें याद रखिएगा। बायोम क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष का जो पर्यावरण होगा उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण के जितने भी घटक होंगे मिलकर के बायोम का निर्माण करते हैं। तो बातें याद रखना है आपको। देखिए सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिंदूर जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, तो NaCl होता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, तो KNO3 होता है। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम साल्ट पीटर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो
CaCO3 होता है। तो बच्चे मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर होता है। और महिलाएं जो है, ठीक है, हिंदू समाज में जो महिलाएं होती हैं वो, ठीक है, बाल में लगाती है, जिसको सिंदूर कहा जाता है। ये इसका कलर कैसा होगा? तो लाल होता है, सिंदूरी लाल होता है, यानी आपका रक्त जैसा लाल कलर होता है इसका। और याद रखिए ये HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट इसको साल्ट पीटर कहा जाता है, और सोडियम क्लोराइड इसको साधारण नमक कहा जाएगा, टेबल सॉल्ट। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, इसे संगमरमर कहा जाता है। क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री में इसका प्रयोग संगमरमर कहा जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत आपको चेंज हो जाता है क्वेश्चन का स्टाइल। चलिए देखते हैं। सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है, सारी बातें मैंने बता दी है। ये जल में क्या होगा? अघुलनशील होता है। तो देख लीजिए साल्ट पीटर कहा जाता है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग KNO3 बोलते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे किसमें? तो ठीक है, आपको याद रखिएगा गन पाउडर में। किसमें? गन पाउडर में किया जाता है। और ये गन पाउडर क्या होता है भाई जी? तो गन पाउडर याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। रोजर बेकन ने इसका निर्माण किया था सबसे पहले। किसने किया? रोजर बेकन ने। और बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में। ये क्या होता है? ये होता है सल्फर और चारकोल प्लस नाइटर। सल्फर चारकोल प्लस क्या होगा? नाइटर का बना होगा। सल्फर चारकोल प्लस किसका बना होगा? नाइटर का बना होगा। जबकि सिल्वर नाइट्रेट ये होता है AgNO3, और इसका प्रयोग वोटिंग इंक में करते हैं। किसमें करेंगे? वोटिंग इंक में करते हैं बच्चे। किसमें करेंगे? वोटिंग इंक में। आप जाते होंगे वोट देने के लिए, तो आपके उंगली के ऊपर, देखिए अभी भी मेरा लगा हुआ, उंगली के ऊपर एक काला रंग का, ठीक है, क्या कर देता हो? लगा देता है। वो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। तो बच्चे क्या हो जाएगा? और ये देखिए सोडियम क्लोराइड, ये NaCl है, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। यानी आपके शरीर में, ठीक है, आपका दाब को कम करने के लिए, रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बातें एकदम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे NTPC ग्रुप डी दे रहे होंगे सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वही बात मैंने यहां लिखा भी है। चलिए देखते हैं निम्न में से किसका pH सबसे अधिक होता है। यहां देखिए बहुत सारा का pH मैंने दिया है, ध्यान में रखिएगा जरा। pH का मतलब क्या होगा? pH जब भी वर्ड आएगा तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, H+ आयन कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? pH कहते हैं। और pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब देखिए, ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 0। यहां देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या है कि देख लीजिए, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना है? 0 है। HCl हमारे पेट में पाया जाता है। स्टोमक ये 0 से 1 के भी देखिए स्टोमक में पाया जाएगा। लेमन का pH मान 2.2 के आसपास होता है। विनेगर, ठीक है, लगभग आपको 2.8 के आसपास होता है। ठीक है, वाइन ये लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास होता है। कॉफी, ठीक है, 4 साढ़े 4 के आसपास होता है। मिल्क का pH मान आपको पता है 6.4 के आसपास होता है। जल, शुद्ध जल का pH मान 7 होगा। ब्लड का pH मान 7.4 होगा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। और रक्त जो है इसको हम लोग सोल कोलाइड बोलते हैं। कौन सा कोलाइड बोलेंगे? सोल कोलाइड बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH हॉल 2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। साबुन ये क्या होगा? उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। और ये देखिए सबसे अधिक pH मान होगा 14। किसका? तो ठीक है, इसमें 1 MnOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आसूत जल का pH मान कितना होगा? 7 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। तो बहुत सारे के pH के मान के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। pH का मान जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है pH स्केल। और जितना अधिक शून्य के तरफ रहेगा, 7 से शून्य के तरफ रहेगा, उतनी ही अम्लता अधिक होगी। और जितना ज्यादा 7 से 14 के तरफ रहेगा उतना ही उसकी क्षारीयता अधिक से अधिक होती है। तो बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं हम लोग। यहां देखिए 1 MnOH का pH मान सबसे अधिक होता है। इसका pH मान कितना होगा? लगभग 14 के बराबर होता है। ये देखिए लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। किसमें? तो लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है आवृत्ति के अंतर के कारण। जरा यहां देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विबग्वार यानी, ठीक है, बैगनी, ठीक है, आपको इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और क्या हुआ? रेड हो गया। जैसे जैसे इधर के तरफ बढ़ेंगे तो आपको तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा। जैसे
जैसे इधर के तरफ बढ़ेंगे तो आवृत्ति का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे इधर के तरफ बढ़ेंगे एनर्जी का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक एनर्जी बैगनी का, सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी का, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा, लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा बैगनी रंग का। और ये देखिए ये कॉस्मिक, गामा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, याद रखिएगा कॉस्मिक रेज जो है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो गामा से शुरू करते हैं। गामा, गामा एक्स यू वी आई एम और क्या होता है, आर होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो लाल प्रकाश से, नीले प्रकाश से भिन्न होता है केवल और केवल आवृत्ति में अंतर के कारण और तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण। क्योंकि तरंग दैर्ध्य इस ऑप्शन में नहीं है बच्चे, क्या है, तरंग दैर्ध्य इस ऑप्शन में नहीं है। याद देख लीजिए, लाल प्रकाश से नीले प्रकाश से भिन्न है आवृत्ति में के कारण या तरंग दैर्ध्य के कारण। अब देख लीजिए, लाल रंग की आवृत्ति 4.29 हर्ट्ज जबकि नीले रंग की आवृत्ति 6.66 हर्ट्ज होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम जबकि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम होता है। बच्चे एकदम ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और मैं जो आपको करवा रहा हूं वो रामबाण है आपके लिए। आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित है। बच्चे केवल और केवल पूरे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं इसके साथ जोड़िए। क्योंकि जब तक आप जुड़िएगा नहीं मेरे से तो मेरा लाभ आपको कहां से मिलेगा। तो बच्चे मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी कुछ भी करा रहा हो, लेकिन मेरा केवल उद्देश्य है एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे में आपकी सफलता को सुनिश्चित करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।